नमस्कार, सुप्रभात। सुबह के 7 बजने को है। 7 की बड़ी बात लेकर मैं हूं आपके साथ तृप्ति सोनी। राहत भरी खबर है। रायपुर में 31 मई तक लॉकडाउन एक तरफ बढ़ाया गया है, लेकिन कुछ राहत भी दी जा रही है। इस संबंध में राज्य सरकार ने दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। रायपुर, दुर्ग और राजनांदगांव जिले को लॉकडाउन के दौरान अतिरिक्त छूट मिलेगी। ऑड इवन फॉर्मूले पर दुकानें खुलेंगी। दुकानें शाम 5 बजे तक ही खोले जाएंगे। थोक व्यापार रात में ही चलेगा, जैसे पहले की चल रहा है। कौन सी दुकान कब कब खुलेगी, इस संबंध में कलेक्टर विस्तृत निर्देश जारी करेंगे। वहीं बिलासपुर की बात करें तो जिले में लॉकडाउन को 24 मई तक बढ़ा दिया गया है। कलेक्टर सारांश मित्तर ने आदेश जारी करते हुए कहा कि मंडियां और थोक फुटकर दुकानें बंद रहेंगी, लेकिन गोदाम मंडी में लोडिंग अनलोडिंग सुबह 4 से 10 बजे तक होगी। फल सब्जी की होम डिलीवरी दोपहर 2 बजे तक की जा सकेगी। मोहल्ले की एकल किराना दुकान शाम 4 बजे तक खुलेंगी, लेकिन स्थापित बाजार, मॉल और सुपरमार्केट नहीं खुलेंगे। होटल और रेस्टोरेंट से रात 9 बजे तक होम डिलीवरी की सुविधा रहेगी। जशपुर जिले की बात करें तो 23 मई तक लॉकडाउन जशपुर में बढ़ा दिया गया है। बिलासपुर में 24 मई तक लॉकडाउन बढ़ाया गया है। 24 मई तक बिलासपुर लॉक रहने वाला है। रायपुर 31 मई तक लॉक रहेगा, लेकिन रायपुर में रियायत दी गई है। ऑड इवन फॉर्मूले में दुकानें खुलेंगी, यानी कि एक दिन दुकान खुलेगी, एक दिन बंद रहेगी। मोहल्ले की एकल किराना दुकान शाम 4 बजे तक खुले रखने के निर्देश बिलासपुर में दिए गए हैं। स्थापित बाजार, मॉल और सुपरमार्केट नहीं खुलेंगे। होटल और रेस्टोरेंट से रात 9 बजे तक होम डिलीवरी की जा सकती है। बिलासपुर में चूंकि बिलासपुर संभाग में कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं, केसेस बढ़ रहे हैं, ऐसे में वहां अभी पूरी तरीके से छूट नहीं दी जा रही है। जशपुर की बात करें तो जशपुर जिले में 23 मई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। जशपुर में लॉकडाउन की मियाद आगे बढ़ा दी गई है। कलेक्टर महादेव कांवरे ने आदेश जारी किया है। 24 मई तक बिलासपुर, 31 मई तक रायपुर और 23 मई तक जशपुर। सरगुजा में लॉकडाउन बढ़ने के संकेत मिल रहे हैं। कुछ छूट के साथ लॉकडाउन बढ़ाया जा सकता है। 1 हफ्ते के लिए लॉकडाउन बढ़ाया जा सकता है सरगुजा में। ज्यादातर जिलों में 15 मई तक की मियाद है। रायपुर में 17 मई तक की मियाद है। ऐसे में आने वाले दिनों में लॉकडाउन और बढ़ाया जा सकता है। 16 मई से धमतरी अनलॉक होने जा रहा है। धमतरी में सभी दुकानें खुल जाएंगी। दुकानें सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक खुलेंगी। तो धमतरी वो जिला है जहां पूरी तरीके से अनलॉक किया जा रहा है, लेकिन कोरोना गाइडलाइन का पालन करना अनिवार्य होगा। तो रियायत भी मिल रही है, लेकिन संक्रमण के मामले कम हो रहे हैं, इसलिए ये रियायत दी जा रही है। छत्तीसगढ़ में बीते 24 घंटे में 7,594 नए कोरोना मरीज मिले हैं। बीते 24 घंटे में 172 मरीजों की मौत हुई है। छत्तीसगढ़ में अब तक 8,99,925 संक्रमण के मामले सामने आ चुके हैं और अब तक 11,461 मरीजों की मौत हो चुकी है। एक ही दिन में कल 10,444 मरीज डिस्चार्ज भी हुए हैं और छत्तीसगढ़ में अब तक 7,72,500 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। एक्टिव केसेस 1,15,964 है और ये राहत की खबर है कि एक्टिव केसेस लगातार घट रहे हैं, यानी कि ठीक होने वाली की संख्या बढ़ रही है। एक्टिव केसेस घटते जा रहे हैं, नए केसेस कम हो रहे हैं, जिससे पॉजिटिविटी दर भी कम हो रही है। और इस बीच एक अच्छी खबर कि आज 6,44,410 वैक्सीन रायपुर पहुंचने वाली है। इस खेप में केंद्र और राज्य सरकार दोनों की वैक्सीन शामिल है, यानी कि जो वैक्सीन राज्य सरकार ने ऑर्डर की थी और जो केंद्र सरकार भेज रही है 44 साल से ऊपर के लोगों के लिए। राज्य सरकार की 2,97,110 वैक्सीन है, यानी कि लगभग 3 लाख के करीब 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन लगेगी। अब उम्मीद है कि कल से APL वर्ग के लोगों को और जो फ्रंटलाइन वर्कर्स की भी एक श्रेणी बनाई है सरकार ने, वहां भी टीकाकरण शुरू हो जाए। 2 दिन से टीकाकरण प्रभावित है। केंद्र सरकार ने 45 साल से ऊपर के लोगों के लिए वैक्सीन भेजी है। ज्यादातर लोग जिनको दूसरी डोज भी लगनी है वो इंतजार में हैं, उनके लिए भी वैक्सीन केंद्र सरकार ने भेजी है। कोरोना के आंकड़े अब राहत देने वाले आ रहे हैं, लेकिन इस बीच एक बड़ी चुनौती छत्तीसगढ़ में म्यूकर माइकोसिस की है, यानी ब्लैक फंगस। इसका इलाज सभी चिकित्सा महाविद्यालयों में किया जाएगा। राज्य सरकार ने ब्लैक फंगस को लेकर एडवाइजरी जारी की है, जिसमें छत्तीसगढ़ के तकनीकी समिति के विशेषज्ञों द्वारा तय स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल राज्य के सभी मेडिकल कॉलेज को भेजा गया है।
बताया गया है कि राज्य में ब्लैक फंगस के मामले सामने आ रहे हैं, जिनके आंख, नाक में दर्द और आंख के चारों ओर लालिमा, नाक का बंद होना, नाक से काला या तरल द्रव्य निकलना, जबड़े की हड्डी में दर्द होना, चेहरे में एक तरफ सूजन होना, नाक तालू काले रंग का होना, धुंधला दिखाई देना, शरीर में दर्द, त्वचा में चकत्ते आना, छाती में दर्द, बुखार आना, सांस की तकलीफ होना और मानसिक स्थिति में परिवर्तन होना, ये लक्षण है ब्लैक फंगस के। ये उन लोगों को ज्यादा प्रभावित करता है जो दूसरी स्वास्थ्य समस्याओं से ग्रसित हैं और दवाइयां ले रहे हैं। यानी कि जितने भी केसेस अभी सामने आए हैं वो डायबिटिक पेशेंट्स के लिए ब्लैक फंगस एक परेशानी का सबब बना हुआ है, लेकिन इसका इलाज संभव है। डरना नहीं है, घबराना नहीं है। जैसे ही ये लक्षण दिखते हैं, जो कोरोना से मरीज ठीक हो चुके हैं, तुरंत जाकर जांच करवाएं। इसकी जांच की पूरी सुविधा उपलब्ध है। छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरें हैं ये, इस पर ज्यादा जानकारी के साथ में हमारे सहयोगी प्रिया पांडे जुड़ गई हैं। प्रिया, एक राहत भरी खबर की केसेस कम मिल रहे हैं, दूसरी तरफ ये कि एक्टिव केसेस भी कम हो रहे हैं, यानी कि पॉजिटिविटी दर घट रही है। अब राहत भी कुछ जिलों में। इसके अलावा ब्लैक फंगस एक बड़ी चुनौती। बिल्कुल, एक राहत की बात यह है इस वक्त कि लगातार जो संक्रमण के नए मामले सामने आ रहे हैं वो रोजाना हम देख रहे हैं कि कम हो रहे हैं और उनसे कहीं ज्यादा डिस्चार्ज होने वालों की संख्या है। बीते 24 घंटे की बात करें तो लगभग 7,500 नए संक्रमित मरीज आए, तो 10,000 से ज्यादा जो पुराने संक्रमित मरीज हैं वो स्वस्थ होकर अपने घर लौटे हैं। तो लगातार पॉजिटिविटी रेट घट रहा है और रिकवरी रेट बेहतर हो रहा है और ये बहुत अच्छी खबर है। हम देख रहे हैं कि लगातार जो पॉजिटिव मरीज हैं, जो एक्टिव मरीज हैं, उनकी संख्या भी कम हो रही है। ये राहत ही है, क्योंकि लगातार संक्रमण जिस तरीके से प्रदेश भर के तमाम जिलों में, तमाम क्षेत्रों में अपने पैर पसार रहा था, वो सरकार के लिए चुनौतीपूर्ण था ही, लेकिन लोगों के लिए भी चिंता की बात थी, क्योंकि हम बेडों के लिए किस तरीके से परेशान हो रहे थे। और ये एक नई बड़ी राहत की बात है, क्योंकि हमने देखा कि ये दूसरी लहर थी। छत्तीसगढ़ ने दूसरी लहर को जिस तरीके से परेशान किया, जिस तरीके से दूसरी लहर छत्तीसगढ़ पे एक प्रकोप की तरह आया था, तो ये जो खबरें हैं वो राहत देने वाली हैं, क्योंकि लगातार जो संक्रमण के मामले हैं वो अब प्रदेश में कम हो रहे हैं। हालांकि कुछ जिले हैं, कुछ संभाग है जहां चुनौतियां बनी हुई हैं, लेकिन पूरे प्रदेश की अगर ओवरऑल बात की जाए तो अब संक्रमण के केसेस कम आने लगे हैं। राजधानी रायपुर में जहां एक दिन में 3 से 4,000 नए संक्रमण के मामले सामने आ रहे थे, तो वहीं अब ये घटकर 300-400 के आसपास हो गए हैं। और ये बहुत राहत की बात इसलिए भी है क्योंकि मोर्टेलिटी रेट में भी अब हम लगातार कमी देख रहे हैं। आंकड़े एक समय ऐसा भी था कि रोजाना 300 के आसपास था मरने वालों की संख्या, लेकिन अब ये घट गया है। अब ये 172-150 के आसपास रोजाना जो मामले सामने आ रहे हैं, तो ये मोर्टेलिटी रेट भी जो कम हो रहा है वो भी एक राहत की बात है। साथ ही अब आज वैक्सीन की नई डोज आने वाली है। लगभग 6,44,410 नई डोज आने वाली है, जिसमें राज्य सरकार यानी कि 18 से 44 साल के लिए और केंद्र सरकार जो 45 साल प्लस है, उन दोनों की ही डोजेस शामिल है। लगभग 3 लाख डोजेस जो हैं वो राज्य सरकार यानी 18 से 44 जो साल के लोग हैं उनके लिए आएगी, और लगभग 3.5 लाख डोजेस जो हैं वो 45 साल के लोगों के लिए आएगी। वो कोविड शील्ड की ये जो वैक्सीन है वो है, दोपहर एयर इंडिया की फ्लाइट से वैक्सीन पहुंच रही है। हमने देखा कि एपीएल कार्ड धारियों और फ्रंट लाइन वर्कर्स की वैक्सीन जो है खत्म हो गई थी, बावजूद इसके लोग वैक्सीनेशन सेंटर पहुंच रहे थे। थोड़ी बहुत लाइनें भी लग रही थी, लोगों को लग रहा था, ये उम्मीद थी कि वैक्सीन लग जाएगी। वैक्सीन को लेकर जिस तरीके से जागरूकता, जिस तरीके की उत्साह पूरे प्रदेश में देखने को मिला, वो हमने IBC 24 के माध्यम से अपने दर्शकों को दिखाया, और कहीं ना कहीं लोग इंतजार कर रहे थे कि जल्दी ही वैक्सीन मिले। जो प्रभावित है वैक्सीनेशन की प्रक्रिया 2 दिन से, वो फिर से एक बार रफ्तार पकड़े, और ये बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि इस वक्त वैक्सीन ही इकलौता संक्रमण पर काबू पाने का तरीका है। वैक्सीनेशन को जितना ज्यादा बढ़ावा दिया जाए उससे ही निजात पाया जा सकेगा। तो ये अच्छी खबर है कि आज इतनी बड़ी संख्या में डोजेज आ रही हैं। जो 45 प्लस जो लोग हैं उनके लिए कोविड शील्ड जो है वो आ रही है। दोपहर तक ये वैक्सीनेशन की डोज पहुंचेगी, और ये उम्मीद की जा रही है कि कल से वैक्सीनेशन जो है फिर से जोर शोर से शुरू कर दी जाएगी और तमाम वर्गों के लिए वैक्सीनेशन फिर से एक बार उपलब्ध हो सकेगा, ये उम्मीद जरूर की जा रही है। तो ये तमाम खबरें हैं तृप्ति, जिन पर आज दिन भर IBC 24 की नजर रहने वाली है। शुक्रिया आपका जानकारी के लिए प्रिया। तो ये बड़ी खबरें हैं जिन पर दिन भर अपडेट देंगे। बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की। अब मध्य प्रदेश में बीते 24 घंटे में 8,087 नए कोरोना मरीज मिले हैं। MP में पिछले 24 घंटे में 88 मरीजों की मौत भी हुई है। MP में कल 11,671 मरीज डिस्चार्ज हुए हैं। मध्य प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या
1,04,444 है। एमपी में अब तक 7,16,708 संक्रमण के मामले सामने आ चुके हैं और अब तक 6,841 मरीजों की मौत भी हुई है। मध्य प्रदेश में अब तक 6,05,423 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हुए हैं। तो मध्य प्रदेश में आंकड़े 8,000 से 10,000 के बीच के ही सामने आ रहे हैं। धीरे धीरे संक्रमण की रफ्तार कम हो रही है। जिन जिलों में पॉजिटिविटी रेट कम हो रहा है वहां कोरोना कर्फ्यू में राहत दी जा सकती है। ये बात खुद प्रशासन और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं। लेकिन जिन जिलों में पॉजिटिविटी रेट अभी भी बरकरार है या बढ़ रहा है, उन जिलों को कोरोना कर्फ्यू से राहत नहीं मिलेगी। इस बीच एमपी में ब्लैक फंगस भी एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। नरसिंहपुर में ब्लैक फंगस ने दस्तक दे दी है। 6 मरीज अब तक सामने आए हैं। 2 मरीजों की इलाज के दौरान मौत हुई है। ये एक बड़ी खबर मौत की नरसिंहपुर जिला अस्पताल के सिविल सर्जन ने पुष्टि की है। 6 मरीज सामने आए थे नरसिंहपुर में, जिसमें से 2 मरीजों की मौत हो गई है। IBC 24 आप सभी दर्शकों से अपील करता है कि जो मरीज कोरोना से ठीक हो चुके हैं और डायबिटिक पेशेंट्स हैं, खास तौर पर अगर उनको ऐसी कोई भी लक्षण दिख रहे हैं तो वो तुरंत इलाज करवाएं। मौत की नौबत तब आ जाती है जब इलाज में देरी होती है या हम लक्षण को पहचान नहीं पाते या अस्पताल पहुंचने में देरी करते हैं। ऐसी खबरें डराती जरूर हैं, लेकिन आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ब्लैक फंगस का इलाज संभव है। ब्लैक फंगस ने दस्तक दी है। मध्य प्रदेश में 2 मरीजों की इलाज के दौरान मौत हुई है। नरसिंहपुर जिला अस्पताल के सिविल सर्जन ने इस बात की पुष्टि की है। इधर अगर दमोह की बात करें तो दमोह में भी ब्लैक फंगस ने दस्तक दे दी है। ब्लैक फंगस के 4 मरीज सामने आए हैं। सभी मरीज जबलपुर रेफर कर दिए गए हैं। दमोह कलेक्टर ने पुष्टि की है। दमोह हो, नरसिंहपुर हो, जबलपुर हो, कई इलाकों में ब्लैक फंगस के मामले सामने आ रहे हैं और उन लोगों में ये मामले ज्यादा सामने आ रहे हैं जो कोरोना से ठीक हो चुके हैं, जिनकी इम्यूनिटी कम है, जो कमजोर प्रतिरोधक क्षमता वाले हैं, उनको ज्यादा खतरा ब्लैक फंगस का है, लेकिन इसका इलाज संभव है। जितेंद्र गौतम जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ में। जितेंद्र, 4 मरीज सामने आए, ट्रेसिंग के लिए या पहचान के लिए कोई स्वास्थ्य विभाग का महकमा जिले में कुछ कार्यप्रणाली चला रहा है और जो मरीज आ रहे हैं उनको रेफर करने की नौबत कैसे आ रही है? जी, बताना चाहूंगा, जैसा कि दमोह कलेक्टर से इस मामले में बात हुई, उन्होंने बताया है कि अभी तक दमोह जिले में जो है 4 ब्लैक फंगस की मामला सामने आ चुके हैं और सभी के लिए जो है इलाज के लिए जबलपुर रेफर कर दिया गया है, जहां पर सभी का इलाज जारी है। वहीं अगर यहाँ स्वास्थ्य विभाग की व्यवस्थाओं की बात की जाए तो यहाँ स्पष्ट रूप से कलेक्टर ने कहा है कि हम जल्द ही यहाँ पे जो है 2 बेड का एक अलग से जो है हॉस्पिटल, मतलब एक सेंटर बनाने के लिए तैयारी कर रहे हैं, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ब्लैक फंगस का जो है इलाज किया जाएगा। हालांकि विशेष व्यवस्थाओं की बात की जाए तो यहाँ पे अभी ऐसी कोई भी जो विशेष व्यवस्था नहीं हुई है जिसमें अलग से ब्लैक फंगस के संबंध में कोई भी उपचार किया जाए, क्योंकि जिले में वैसे भी कोविड के हालात जो है वो काफी बढ़ चुके हैं और जिसको लेकर अभी प्रशासन वो तैयारियों में पूरी तरह से मुस्तैद नहीं हो पाई है। जी, शुक्रिया आपका जितेंद्र जानकारी के लिए। कोरोना संकट काल से अभी लड़ाई लंबी चलेगी, ये जल्द खत्म नहीं होने वाला है। इस बात के संकेत भी खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने दिए हैं। दरअसल कोरोना संक्रमण को लेकर प्रदेश को ऑनलाइन संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि धीरे धीरे पॉजिटिव केस की संख्या कम होती जा रही है, लेकिन हमें अभी लंबी लड़ाई लड़नी है, लंबा सफर तय करना है। इसके लिए कुछ और निर्णय लिए जाएंगे। यदि गांव में संक्रमित ज्यादा हैं तो मनरेगा की मजदूरी रोक दी जाए। प्रदेश में अब 10वीं की परीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी। 12वीं की परीक्षा स्थगित कर दी गई है। मुख्यमंत्री ने किसानों को भी राहत दी है। किसानों को फसल बीमा का कर्ज चुकाने के लिए अब 30 जून तक का समय दिया गया है। सीएम ने संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए कोरोना कर्फ्यू का पूरी तरह से पालन करने की अपील की है। उसके 5 महत्वपूर्ण हिस्से हैं। एक, संक्रमण की चैन तोड़ना, मतलब ऐसी परिस्थितियां बनाना कि एक से दूसरे में यह संक्रमण ना फैले। मतलब ये ना समझे कोई कि नहीं अब राहत के दिन आ गए, लंबा सफर तय करना है। अगर मनरेगा की मजदूरी होनी है और गांव में संक्रमित अगर 5 से ज्यादा है तो आप मनरेगा की मजदूरी कृपया करके कुछ दिन के लिए रोक दीजिए। बाकी जरूरत है तो हम व्यवस्था कर देंगे।
मेरे बच्चे जो 10th के बोर्ड का एग्जाम देने वाले थे, उनकी 10वीं की परीक्षा अब नहीं होगी। मूल्यांकन के आधार पर ही उनको मार्कशीट दे दी जाएगी। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण की स्थिति को देखते हुए माध्यमिक शिक्षा मंडल ने स्कूल की परीक्षाओं के संबंध में बड़ा फैसला लिया है। इस साल 2020-21 के हाई स्कूल की परीक्षाएं अब आयोजित नहीं की जाएंगी, जिसे लेकर आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। जारी आदेश के मुताबिक कोरोना संक्रमण के चलते इस साल कक्षा 10वीं की परीक्षाएं नहीं होंगी। छात्रों को अर्धवार्षिक परीक्षा या प्री बोर्ड परीक्षा, यूनिट टेस्ट और आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर नंबर देकर उनका फाइनल रिजल्ट बनाया जाएगा। इसके साथ ही फिलहाल के लिए 12वीं की भी परीक्षा स्थगित कर दी गई है। हालांकि ये परीक्षा कब तक आयोजित की जाएंगी, इस बारे में कोई निर्देश नहीं दिए गए हैं। कक्षा 12वीं की परीक्षा का नया टाइम टेबल आयोजित होने के 20 दिन पहले जारी किया जाएगा। कोरोना काल में सरकार के खाली खजाने को भरने के लिए शासन का फॉर्मूला शराब प्रेमियों पर भारी पड़ने वाला है। दरअसल शिवराज कैबिनेट में फैसला लिया गया है कि अब 10% वृद्धि के साथ शराब दुकानों का नवीनीकरण किया जाएगा। शिवराज कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने बताया कि प्रदेश में पहले ही शराब के दाम अधिक हैं, ताकि लोग शराब के प्रति हतोत्साहित हो सकें। इसके उलट सरकार ने अब बाजार में 90 ml मात्रा की शराब बोतल बेचने को लेकर भी सहमति दी है। शराब के अलावा शिवराज कैबिनेट ने अन्य मुद्दों पर फैसले लिए हैं। इंदिरा सागर बांध के डूब क्षेत्र के प्रभावित पट्टेधारियों को भूस्वामी का हक दिया जाएगा। वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत नगर निकायों को जमीन का मालिकाना हक दिया जाएगा। प्रोजेक्ट के लिए पहले से दी गई जमीनों की लीज को भूस्वामी हक के रूप में परिवर्तित की जाएगी। इसके अलावा कोरोना संक्रमण को लेकर भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रियों से चर्चा की है। जो डूब प्रभावित परिवार हैं, उनको नगर परिषद छनेरा में वार्ड क्रमांक 1 से 7 और 15 नंबर वार्ड में पूर्व में जो पट्टे दिए गए थे, आज कैबिनेट ने ये निर्णय लिया है कि उन्हें उन पट्टों को भी भूस्वामी हक दिया जाएगा। मरीजों को मुफ्त में फ्री में इलाज मिले, कोई भी दवाई की कालाबाजारी ना हो, कोई भी अस्पताल अधिक पैसे मरीजों से वसूल ना कर पाए। जिन मरीजों को आईसीएमआर और एम्स की गाइडलाइन के हिसाब से रेमडेसिविर इंजेक्शन की जरूरत होती है, उसकी व्यवस्था सुचारू रूप से मध्य प्रदेश में चल रही है। मध्य प्रदेश में आयुष्मान कार्ड धारियों के लिए लागू की गई निःशुल्क कोरोना उपचार योजना में दवाइयों की व्यवस्था न होने के खिलाफ हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है। जबलपुर हाईकोर्ट ने इस याचिका पर कोरोना के इलाज को लेकर लंबित बाकी याचिकाओं के साथ सुनवाई करने का आदेश दिया। हाईकोर्ट ने तय किया है कि इस नई याचिका समेत कोरोना आपदा जुड़ी याचिकाओं पर 17 मई को सुनवाई की जाएगी। ये याचिका जबलपुर के नागरिक उपभोक्ता मंच की ओर से दायर की गई है। इसमें कहा गया है कि राज्य सरकार ने 6 मई को आयुष्मान कार्ड धारियों के लिए निःशुल्क कोरोना उपचार योजना लागू की, लेकिन मुफ्त इलाज के पैकेज में दवाइयों के खर्च का उल्लेख भी नहीं किया। याचिका में कहा गया है कि राज्य सरकार ने प्रदेश में केवल 13,334 ऑक्सीजन बेड रिजर्व किए गए हैं और यदि मरीज को किसी ऐसे अस्पताल में भर्ती किया जाता है जहां पर ऑक्सीजन बेड नहीं, वहां ऑक्सीजन का खर्च कौन उठाएगा? इसका उल्लेख भी योजना के पैकेज में नहीं किया गया। जबलपुर के 6 निजी अस्पतालों की करतूत के कारण सीएमएचओ ने इन्हें कोविड-19 अस्पतालों की सूची से अलग कर दिया है। दरअसल शासन की ओर से निर्धारित आयुष्मान योजना के तहत पंजीयन न कराने पर आमदा अस्पतालों को अब खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। प्रदेश सरकार के आदेश पर सभी निजी अस्पतालों को आयुष्मान योजना के संबद्ध किया जाना है, जिसके चलते सभी अस्पतालों को पंजीयन हेतु निर्देश दिए गए। लेकिन जबलपुर के मेडिसिटी अस्पताल, शिवसागर अस्पताल, आकांक्षा अस्पताल, ट्रू केयर अस्पताल, नर्मदा अस्पताल और शुभम अस्पताल ने इस पर दिलचस्पी नहीं दिखाई और खुद को पंजीयन कराने से दूर रखा, जिसके बाद सीएमएचओ ने इन्हें कोविड-19 अस्पतालों की सूची से बाहर कर दिया। आयुष्मान कार्ड जो है वो शासन की महत्वाकांक्षी योजना है और जिसके तहत गरीबों को मुफ्त इलाज प्राइवेट अस्पतालों में करने का हम काम लगातार युद्ध स्तर पर कर रहे हैं। हमने हॉस्पिटलों को, सभी प्राइवेट हॉस्पिटलों को बुलाकर रिक्वेस्ट किया था, सभी ने एक मत से उसको स्वीकार किया था। कुछ हॉस्पिटल उसमें आनाकानी कर रहे थे, इसलिए हमने सख्त कार्रवाई करके उनको कोविड के उपचार के लिए रोक लगा दी। जबलपुर के नकली रेमडेसिविर कांड के छत्तीसगढ़ कनेक्शन मिलने के बाद छत्तीसगढ़ में रेमडेसिविर में जांच की मांग
तेज हो गई है। हालांकि राज्य सरकार का कहना है कि छत्तीसगढ़ में इस्तेमाल हुई दवाइयों की मॉनिटरिंग ड्रग डिपार्टमेंट कर रहा था, इसलिए गड़बड़ी का सवाल ही पैदा नहीं होता। स्वास्थ्य विभाग ने अभी तक किसी भी रेमडेसिविर की जांच नहीं करवाई है। छत्तीसगढ़ में दूसरे स्ट्रेन का वायरस मार्च में सक्रिय हुआ। अप्रैल में जब मरीजों की संख्या बढ़ने लगी तो रायपुर सहित प्रदेश के जिलों में 9 अप्रैल से लॉकडाउन लगा दिया गया। इधर दूसरी तरफ कोरोना संक्रमित मरीजों में ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने में सहायक रेमडेसिविर इंजेक्शन की डिमांड तेज हो गई। सरकारी और निजी अस्पतालों में डॉक्टर मरीजों को रेमडेसिविर इंजेक्शन लिखने लगे। 10 अप्रैल के बाद छत्तीसगढ़ में प्रतिदिन 8000 रेमडेसिविर इंजेक्शन की खपत होने लगी। इसका फायदा उठाकर प्रदेश में रेमडेसिविर की कालाबाजारी शुरू हो गई। लोग परिजनों की जान बचाने के लिए 35 से 40 हजार रुपए में इंजेक्शन खरीद रहे थे। पुलिस और साइबर सेल की दबिश में भी कालाबाजारी का खुलासा हुआ। रायपुर सहित कई जिलों में गिरफ्तारियां भी हुई। इनके पास से पुलिस ने इंजेक्शन भी बरामद किए, लेकिन इसकी पड़ताल नहीं की जा सकी कि ये इंजेक्शन कहां से आए। बैच नंबर तक का मिलान नहीं किया जा सका। अब जब जबलपुर के नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन कांड के तार छत्तीसगढ़ तक पहुंचे हैं, तो ये आशंका जताई जा रही है कि रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर कोरोना काल में बड़ी गड़बड़ी हुई है। इसलिए रेमडेसिविर का जखीरा पकड़ा जाता है मध्य प्रदेश में, और कहीं न कहीं छत्तीसगढ़ में भी इस बात की संभावनाएं थी। जिस प्रकार रेमडेसिविर यहाँ पे कालाबाजारी करते हुए बड़े लोग पकड़े गए, सरकार ने कोई नियम कायदे नहीं बनाए। सरकार 151 के तहत गिरफ्तार करके छोड़ देती है, तो कहीं न कहीं ऐसे अपराधी तत्वों के हौसले बुलंद होते हैं। कितने रेमडेसिविर छत्तीसगढ़ में आए, कितने लगे और उसके क्या दस्तावेजी प्रमाण है, कितने सप्लाई हुए, किन किन को गए, ये सारे दस्तावेज अगर खंगाले जाए तो आपको बड़ा घोटाला नजर आएगा। इधर मामले में स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव का मानना है कि छत्तीसगढ़ में इस्तेमाल की गई एक रेमडेसिविर इंजेक्शन की निगरानी ड्रग डिपार्टमेंट ने की है, जिससे किसी तरह की गड़बड़ी की आशंका नहीं है। सभी रेमडेसिविर इंजेक्शन बैच नंबर से इस्तेमाल हो रहे थे। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि अगर किसी तरह से कोई शिकायत मिलती है तो मामले की जांच कराएंगे। तो बैच नंबर से डुप्लीकेशन तो कठिन है, खास करके जो सरकारी क्षेत्र में आएगा। सीजीएमएससी के माध्यम से जो भी रेमडेसिविर मिलेगा वो तो आसानी से नियंत्रित होगा, यानी जवाबदेही भी सीजीएमएससी की है। जो ओपन मार्केट में जा रहा है, यानी जो अस्पताल सीधे खरीद रहे हैं, वो अस्पतालों को उसका नियंत्रण करना होगा। फिर भी अगर कहीं जानकारी है तो ये शासन की भी जिम्मेदारी है कि उसकी जांच करें। जगह जगह छापेमारी और कार्रवाई में एक बात तो तय है कि प्रदेश में रेमडेसिविर की कालाबाजारी हुई है। इस कालाबाजारी ने ड्रग डिपार्टमेंट की मुस्तैदी पर भी सवाल उठाया है। साथ ही ये भी सवाल उठ रहा है कि कहीं मामले में विभागीय अधिकारियों की तो मिलीभगत नहीं है। दवा व्यापारियों की माने, जब छत्तीसगढ़ में कोरोना पीक पे था तो उस समय प्रतिदिन 8000 वायल की बिक्री हो रही थी। इसमें कालाबाजारी वाले आंकड़े शामिल नहीं है। सवाल तो उठना लाजमी है कि जब देश भर में उस समय इतनी किल्लत थी तो छत्तीसगढ़ में इतने इंजेक्शन कहां से सप्लाई हो रहे थे। आखिर कालाबाजारी वाले पकड़े गए इंजेक्शन के बैच का मिलान क्यों नहीं किया गया, ड्रग डिपार्टमेंट पे भी सवाल है। बहरहाल एसआईटी की टीम छत्तीसगढ़ आने वाली है, स्थिति तभी स्पष्ट हो पाएगी। कैमरामैन संजीव सिन्हा के साथ विनय वर्मा, IBC 24 रायपुर। मौसम विभाग ने इस साल मानसून को लेकर पूर्वानुमान जारी किया है। मौसम विभाग की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक इस साल दक्षिण पश्चिम मानसून 31 मई तक केरल पहुंच जाएगा। उस हिसाब से छत्तीसगढ़ में मानसून जगदलपुर के रास्ते 10 जून तक पहुंचेगा, तो वहीं रायपुर यानी मध्य छत्तीसगढ़ में 15 जून और सरगुजा संभाग में 21 जून तक पहुंचने की संभावना है। मौसम विभाग की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक इस संभावित तारीख में 4 दिन आगे पीछे हो सकता है। पिछले साल केरल पहुंचने की तारीख 1 जून अनुमानित की गई थी, हालांकि इसमें 4 दिन की देरी हुई और ये 5 जून को केरल पहुंचा था। साथ की बड़ी बात में आज के लिए बस इतना ही। आगे देखिए छत्तीसगढ़ी भाषा में खबरों का बुलेटिन हमर बानी हमर गोठ श्रवण के साथ।